आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स की कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो होते हैं उनकी ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो म्यूचुअल फंड देखिए, अब स्टॉक मार्केट में हम शेयर बाय सेल करते हैं, बट जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर अब सपोज दैट अगर मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करा है तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो वो मिलेगा मुझे यूनिट्स। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट में शेयर मिलता है तो यहाँ पर मुझे यूनिट्स मिलेंगे। The client can invest in different mutual fund schemes online or through phone availing of the tele services offered by the trading members। अब आप म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है कि आप ऑनलाइन या फिर आप फ़ोन के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकें। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में ना अलग अलग स्कीम्स होती हैं। म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम्स होती है। जैसे मैंने एक स्कीम बनाई, उस स्कीम को मैंने नाम दे दिया निफ्टी 50 या फिर स्मॉल कैप। तो अब इस स्कीम में क्या होगा कि आप अगर इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी निफ्टी के जो टॉप 50 जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा आपका पैसा। अब मान लेते हैं अगर मैंने एक स्कीम बनाई जो कि है डेट स्कीम है, तो इसमें क्या होगा कि आप किसी ना किसी को पैसा उधार दे रहे हो और बदले में आपको कुछ सर्टेन जो इंटरेस्ट है आपको वो मिलेगा। तो जो निफ्टी 50 वो हमारी स्कीम हो गई इक्विटी की, बट ये हो गई हमारी ये हमारी हो गई डेट स्कीम। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में ऑनलाइन या फिर आप टेलीफोन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप टेलीफोन के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जो भी आपका ट्रेडिंग मेंबर होगा या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उसको आपको फ़ोन करके आपको बताना होगा। द ट्रेडिंग मेंबर्स हु आर AMFI registration number holders and have passed the NISM certification exams are permitted to participate in the trading of mutual fund units through the exchange trading platform। तो ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने AMFI का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ले रखा है वो, और जिन्होंने NISM का एग्ज़ाम पास कर रखा है। अब सिंपल बात है, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो तो यानी कि आपने एग्ज़ाम तो पास कर रखा होगा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का आपने एग्ज़ाम देखा होगा। ठीक है, तो वो आपको क्लियर करना ज़रूरी है, तभी आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप रजिस्टर्ड होते हो और तभी आप म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं उनको आप बाय सेल कर सकते हो। फर्दर एलिजिबल मेंबर्स हु हैव टू रजिस्टर एज डिस्ट्रीब्यूटर विद द म्यूचुअल फंड कंपनीज। हाँ, तो जब भी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम आप पास कर लेते हो तो आपको किसी म्यूचुअल फंड कंपनी पर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ठीक है, तभी आप जो म्यूचुअल फंड के यूनिट से आप बाय सेल आप कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्टर्ड विद AMFI। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आप बाय करें। आप चाहें तो जो आपका ब्रोकर है, यानी कि जो होता है ना डिस्काउंट ब्रोकर, और जो फुल सर्विस आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, अब उनके थ्रू पे आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट आप कर सकते हो। या फिर आप चाहें तो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप उसके थ्रू कर लें, मतलब दोनों आपके पास चॉइस है। अपार्ट फ्रॉम ब्रोकर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड विद AMFI हु आर परमिटेड बाय द स्टॉक exchanges can also participate in this process। Hence, eligible members would be able to place orders only in the respect of mutual fund companies where they have registered as distributor। तो जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड हैं AMFI से, ठीक है, और जिनको स्टॉक एक्सचेंज ने परमिट कर रखा है कि हाँ कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स आप बाय सेल अप कर सकते हो। तो यानी कि अगर आप एक एलिजिबल मेंबर हो तभी आप एक म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं आप उनको बाय सेल आप कर पाओगे। और यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप एक इंडिविजुअल हो, बहुत सारी कंपनीज भी होती हैं जो कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वो रजिस्टर्ड होती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो भी म्यूचुअल फंड के यूनिट बाय सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, वो कंपनी है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। These members brokers have to apply the stock exchange and comply with the various SEBI and the exchange regulations as notified from time to time। तो ये जितने भी मेंबर्स होते हैं फिर जो ब्रोकर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के पास वो अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ वो भी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वो
ज्वाइन होना चाहते हैं, बट उसके लिए उनको सेबी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ती हैं, प्लस साथ ही साथ जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करने होते हैं। द NSE एंड BSE हैव फॉलोइंग डिजाइनेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड्स। अब जो NSE और जो BSE है उन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स सर्विस सिस्टम हो गया, और BSE के लिए हो गया हमारे यहाँ पर स्टार म्यूचुअल फंड रिस्पेक्टिवली। यानी ये हो गया हमारा NSE के लिए और ये हो गया हमारा BSE के लिए। मतलब ये दो प्लेटफॉर्म है ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एक डिस्ट्रीब्यूटर और म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स है वो बाय सेल वो कर सकता है। द स्टॉक ब्रोकर shall not be allowed to place an order for the client if registration details of client are not maintained। अब एक स्टॉक ब्रोकर म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स है वो बाय सेल नहीं कर सकता है अगर उसने अच्छी तरीके से जो क्लाइंट की जो डिटेल्स है उसने मेंशन नहीं कर रखी है या फिर उसने मेंटेन नहीं कर रखी है। द यूज़र कैन मॉडिफाई एंड डिलीट क्लाइंट रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मेंटेन्ड सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। तो जो यूज़र है वो मॉडिफाई कर सकता है और डिलीट कर सकता है क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। हो सकता है कि वहाँ पे जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, बट हो सकता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कुछ गाइडलाइंस वो वहाँ पे फॉलो ना आ रही हो। ठीक है, तो उस केस में जो यूज़र है वो जो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन है उसको या तो मॉडिफाई कर सकता है या फिर उसको डिलीट कर सकता है। ए बल्क अपलोड फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू सेटअप क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन है वो है क्या, मतलब यहाँ पे जो क्लाइंट है वो किसकी बात हो रही है, वो ब्रोकर की बात हो रही है या फिर जो हम जैसे जो यूज़र है उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो क्लाइंट है वो हम लोग हैं, मतलब एक तो हो गया ब्रोकर, ठीक है, जो एक हो गया हमारा स्टॉक ब्रोकर हो गया, तो उसके क्लाइंट कौन है, उसके क्लाइंट हम है ना, तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है। ए क्लाइंट इज रजिस्टर्ड एज एन इंडिविजुअल क्लाइंट इन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव। हाउएवर डिपॉजिटरी अकाउंट्स कैन बी मेंटेन इन जॉइंट अकाउंट्स। अब देखो जो क्लाइंट है वो रजिस्टर्ड हो सकता है एज ए इंडिविजुअल क्लाइंट, और यहाँ पर उसको कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसको फॉलो करने होते हैं। एंड हाउएवर डिपॉजिटरी अकाउंट्स कैन बी मेंटेन इन जॉइंट अकाउंट्स। हाँ, लेकिन जो डिपॉजिटरी अकाउंट्स है वो मेंटेन हो सकता है एज ए जॉइंट अकाउंट। देखिए यहाँ पे जो डिपॉजिटरी अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, डीमैट अकाउंट आपका, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। द स्टॉक ब्रोकर कैन डिक्लेयर अपफ्रंट वेदर द सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन रिक्वेस्ट वुड बी सेटल्ड इन फिजिकल मोड और डिपॉजिटरी मोड। देखिए ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए यहाँ पे जो क्लाइंट है वो तो रजिस्टर्ड हो रहा है एज ए इंडिविजुअल, बट यहाँ पे बात हो रही है कि अगर जो उसका डिपॉजिटरी अकाउंट है ना उसमें चाहे तो मतलब दो लोग भी हो सकते हैं उसमें, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि वो जॉइंट अकाउंट है। देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आप जो यूनिट्स हैं आप अपने डीमैट अकाउंट में रखें, आप चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आपको वो फिजिकल फॉर्म में चाहिए, बट अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे तो वो ज़्यादा सिक्योर होगा। एंड द स्टॉक ब्रोकर कैन रिक्वेस्ट फॉर फ्रेश और एडिशनल सब्सक्रिप्शन। अब जो स्टॉक ब्रोकर है वो चाहे तो और यूनिट्स के लिए वो अप्लाई कर सकता है, या फिर वो चाहे तो ठीक है जो फ्रेश जो सब्सक्रिप्शन है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब सिंपल क्या है कि बहुत सारी स्कीम होती हैं म्यूचुअल फंड की, बहुत सारी स्कीम होती हैं जो कि ओपन स्कीम होती हैं, मतलब उसमें आप कभी भी आप जो यूनिट्स आप बाय कर सकते हैं और कभी भी आप उनको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि जो स्टॉक ब्रोकर है वो चाहे तो वो एडिशनल जो यूनिट्स है वो बाय कर सकता है, या फिर अगर कोई नई स्कीम आ रही है तो उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है। फॉर एडिशनल सब्सक्रिप्शन इन फिजिकल मोड द फोलियो नंबर वुड बी मैंडेटरी। अगर ब्रोकर एडिशनल सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर रहा है फिजिकल मोड में तो उसको फोलियो नंबर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ द डीपी सेटलमेंट इज़ इन डिपॉजिटरी मोड देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टॉक ब्रोकर टू एंटर डिपॉजिटरी डिटेल्स। अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई, एक हुई फिजिकल मोड की, एक हुई यहाँ पर फिजिकल मोड की, एक यहाँ पर हुई हमारी डिपॉजिटरी मोड की। अब यहाँ पे जो फोलियो नंबर है वो क्या है, जिस तरीके से हमारा डीमैट अकाउंट नंबर होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर ये एक फोलियो नंबर होता है।
तो अगर हम फिजिकल मोड में अगर हम और अप्लाई कर रहे हैं यूनिट्स के लिए, तो हमें फोलियो नंबर तो बताना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिट्स है तो उसी के हिसाब से मिलेंगे ना, है ना। और अगर हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन जैसे अगर हम यूनिट्स वगैरह बाय कर रहे हैं, तो सिंपल है, वो तो हमारा जो यूनिट्स है हमारे, वो जो डीमेट अकाउंट है वो उसमें आ जाएंगे। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टॉक ब्रोकर टू एंटर डिपॉजिट डिटेल्स। हाँ, ये ब्रोकर के लिए ज़रूरी है कि वो जो डिपॉजिट डिटेल्स है वो एंटर करे। द यूज़र मस्ट एंटर डिपॉजिटरी आईडी एंड क्लाइंट बेनिफिशियरी आईडी अवेलेबल इन डीपी मास्टर। तो यूज़र के लिए ज़रूरी है कि जो अपनी जो डिपॉजिटरी आईडी है क्या था वहाँ पे वो मेंशन करे, और जो क्लाइंट बेनिफिशियरी आईडी है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर ना हम अपने जो स्टॉक ब्रोकर है ना, हम उसके अकाउंट से, ठीक है, मतलब उसके ट्रेडिंग अकाउंट से म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो यूज़ नहीं कर रहा। देखिए उस केस में तो हमको जो डीमेट अकाउंट है वो तो चाहिए ही नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना उसके थ्रू हम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए यहाँ पे जो डीपी अकाउंट है वो मांग रहा है। द फैसिलिटी इज अवेलेबल टू स्टॉक ब्रोकर टू सेटअप द म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑन द मार्केट वॉच स्क्रीन। तो जो स्टॉक ब्रोकर है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो अलग अलग सिक्योरिटीज़ की वो स्कीम बना सकता है। मतलब देख समझिए, हमें पता है म्यूचुअल फंड में स्कीम्स होती है, तो जो स्टॉक ब्रोकर है वो चाहे तो अलग अलग जो स्कीम्स है वो अपने आप से भी बना सकता है। और यहाँ पर उसको मेंशन करना ज़रूरी है कि जिसका NAV है वो क्या है। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू क्या है। तो जो यूनिट होते हैं ना, यूनिट्स, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसे बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू उसकी है क्या। तो जो अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम कौन है, हम क्लाइंट है ना, अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे ना कि हाँ कि एक यूनिट की जो NAV है वो कितनी है, जो उसकी नेट एसेट वैल्यू वो कितनी है। तो वहाँ पे ना वो अपडेट होती रहती है कि लास्ट तो मतलब लास्ट डे कितना था, आज कितना है। एंड डिफॉल्ट द स्कीम डिपॉजिटर वाइल एंटरिंग सब्सक्रिप्शन रिडेम्पशन रिक्वेस्ट देयर बाय रिड्यूसिंग डाटा एंट्री। अब कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्कीम जो है वो ज़रूरी है कि जो ब्रोकर है वो बनाएगा अपने हिसाब से। कई बार वो डिफ़ॉल्ट ही दे देता है कि हाँ कि मतलब ये मार्केट में अवेलेबल है, आप इसके थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि ये NAV थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ डिटेल में। जिस तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है, उसी तरीके से किसी यूनिट की जो NAV होती है वो भी ऊपर नीचे जाती है। अब सिंपल सी बात है, उस स्कीम में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो स्कीम अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो यानी कि जो उसकी NAV है वो ऊपर जाएगी, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो उसकी NAV नीचे जाएगी। सिंपल। व्यू स्कीम डिटेल्स लाइक ISIN लिमिट्स एट्सेट्रा बाय डबल क्लिक ऑन द स्कीम। हाँ, आप स्कीम की डिटेल्स भी देख सकते हैं कि उसका जो NAV प्राइस है वो कितना है, उसके जो फंड मैनेजर है वो कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और ये जो स्कीम बनाई गई है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसने अब तक कितना अब तक जो रिटर्न है वो कितना उसने दिया है, और एस्टिमेटेड क्या है। मतलब ये अगर इसी तरीके से चलती रही तो फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। और बहुत सारे एप्लीकेशन में तो आपको वो भी दिया होता है कि जैसे सपोज दैट अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं बैंक अकाउंट में, तो आपको जो रिटर्न है 5 साल के बाद कितना मिलेगा, FD में आपको कितना मिलेगा, और इस स्कीम में कितना मिलेगा, या फिर आप बाकी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे कितना मिलेगा। तो ये ऑलरेडी वहाँ पे आपको मेंशन होता है। Asset management companies desirous of providing this alternative mechanism to their potential customer shall enter into a agreement with the exchange clearing corporation. It shall notify schemes which they wish to permit on mutual fund platform. जितनी भी असेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं उनके जो क्लाइंट होते हैं उनको ना एक एग्रीमेंट मतलब साइन करना पड़ता है। अब वो एग्रीमेंट दो लोगों के साथ होता है, एक तो होता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, एक होता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में हम शेयर बाय करते हैं तो वहाँ पर भी क्लियरिंग कॉरपोरेशन होती हैं जो कि इस चीज़ की गारंटी लेती है कि हाँ की जो ट्रेड है वो सेटल हो जाएगी, है ना। और एक्सचेंज और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू हम जो यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो सेम है जो यूनिट्स हैं तो वो भी अगर हम बाय सेल करेंगे तो वहाँ पे हमें जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसकी हमें गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी पड़ेंगी। प्लस जो
जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से सेटल हो जाएगी, उसकी गारंटी को लेगा, तो वहाँ पर क्लियरिंग कॉरपोरेशन वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और तो जैसे आप ये मतलब जैसे ही एएमसी के जो कस्टमर है, ठीक है, जैसे ही इस एग्रीमेंट वगैरह पे वो साइन करते हैं, वो अपनी कंसेंट दिखाते हैं उस, तो जैसे ही वहाँ से परमिशन मिल जाती है तो एएमसी उनको नोटिफाई कर देता है यस कि अब आप म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अलग अलग स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फॉलोइंग एडिशनल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस टू ब्रोकर्स अलोंग विद ऑर्डर एंट्री। अब कुछ और भी सर्विसेज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है अपने ब्रोकर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल द फैसिलिटी टू सबमिट द बल्क ऑर्डर्स यूजिंग ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री फैसिलिटी। यानी अगर मान लेते हैं किसी स्टॉक ब्रोकर के पास काफ़ी बल्क में ऑर्डर आ गए, तो वो उसको ऑफलाइन थ्रू भी मतलब ऑफलाइन के थ्रू भी वो उसको सबमिट कर सकता है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम ऑनलाइन हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो पास ऑन हो जाता है किसके पास, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उनके पास। मतलब हमने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने ऑर्डर दिया, फिर वो जाता है स्टॉक एक्सचेंज इनके पास। तो अगर मान लेते हैं बल्क में ऑर्डर आ गया तो जो ब्रोकर है वो चाहे तो ऑफलाइन मोड के थ्रू भी उनके पास वो जा सकता है। द फैसिलिटी टू टेक ऑनलाइन बैकअप्स ऑफ ऑर्डर्स एंटर्ड बाय द यूज़र फॉर द डे। और जो स्टॉक ब्रोकर है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू वो क्या करता है, वो सारे जो ऑर्डर्स जो उसने मतलब जो वो सारे ऑर्डर्स जो आज एक क्लाइंट ने प्लेस करे हैं उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उनका वो बैकअप भी वो रख लेता है। तो मतलब इस चीज़ की फैसिलिटी भी उनको मिल जाती है एक स्टॉक ब्रोकर को। द फैसिलिटी टू प्रिंट द कन्फर्मेशन स्लिप्स ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब एक स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू एक क्लाइंट अपना ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो जो ऑर्डर है उसका जो प्रूफ है वो चाहे तो वो उसको प्रिंट कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन। ऐसा होता है ना कि जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनको पूरी मतलब कंफर्मेशन उनको देनी पड़ती है कि हाँ कि ये ऑर्डर प्लेस हुआ भी था या फिर नहीं। तो उसके लिए वो अलग अलग तरीके से वो प्रूफ अपने पास रखते हैं, सबमिट मतलब अपने पास वो रखते हैं। तो मतलब उसी के लिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि हाँ कि वो चाहे तो जो कंफर्मेशन है, ठीक है, जो कंफर्मेशन की जो स्लिप है वो चाहे तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन उसको वो अपने पास वो प्रिंट करके रख सकते हैं। इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु आर नॉट स्टॉक ब्रोकर्स, दे will be permitted to purchase and redeem mutual funds through this platform for their clients. However, the pay in and pay out funds and the units will take place directly between the clearing corporation and the investor. अब कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है कि वो रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है, मतलब वो हो सकता है वो स्टॉक ब्रोकर ना हो, बट फिर भी उनको ये परमिशन है कि हाँ कि वो परचेज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स और वो उसको रिडीम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे रिडीम का मतलब क्या है कि उसको सेल करना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भी फंड्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, जो भी यूनिट्स वगैरह उनके पास आएंगे वो डायरेक्टली नहीं आएंगे उनके पास। जिस तरीके से जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं और क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी काम होगा। ऑर्डर वगैरह प्लेस होगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, बट सारा जो मैकेनिज्म है वो वैसे ही फॉलो होगा जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है। रिस्क मैनेजमेंट। द कॉर्पोरेट मैनेजर कैन सेट द लिमिट ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स दैट कैन बी एंटर्ड बाय द स्पेसिफिक ब्रांच विद इन द ट्रेडिंग मेंबर्स फर्म बाय स्पेसिफाइंग द ब्रांच ऑर्डर वैल्यू लिमिट। तो जो हमारे कॉर्पोरेट मैनेजर हैं वो अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए वो ना एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डे पर इतने अमाउंट के जो ऑर्डर्स हैं बस वो प्लेस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच से। अब हो सकता है जो ब्रांचेस है वो बहुत सारी हों, तो जो कॉर्पोरेट मैनेजर हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कि एक ब्रांच से इतने वैल्यू के जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर वो डे के हिसाब से भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो ये कह सकते हैं कि हाँ कि एक ब्रांच से सिर्फ इतने वैल्यू के ऑर्डर ही वो प्लेस होंगे बस। तो यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे बता रखी है। देखिए यहाँ पर मतलब बता रखा है कि एक ब्रांच के एक हो सकता है एक ब्रांच पे बोल दे कि हाँ कि आप सिर्फ 1 करोड़ तक की जो ऑर्डर है बस वो प्लेस कर सकते हो, या फिर वही बोल दें कि हाँ कि यहाँ पर या तो फिर वो ये कह दे कि वो कि आप एक डे मतलब
पर डे आप सिर्फ इतने वैल्यू के जो ऑर्डर्स है आप उनको प्लेस कर सकते हो, बस दैट्स इट। और जो डीलर है, ठीक है, द डीलर कैन सेट क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल ऑर्डर्स। मतलब एक इंडिविजुअल जो होगा वो कितने क्वांटिटी के लिए क्या था वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है, और उसका जो अमाउंट है मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी। सेटलमेंट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू फंड्स सेटलमेंट, द पे इन फॉर funds for subscription shall be only through the designated bank accounts of the stock exchanges, and subscription transactions shall be settled on a T+1 basis as per the timeline as specified by the clearing corporation of the exchanges। हाँ, अब जो यहाँ पर जो सेटलमेंट प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। अगर हम बात करें फंड्स वगैरह की, ठीक है, तो मतलब फंड्स वगैरह कैसे आएंगे अकाउंट में, तो वहाँ पे कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे जो कि स्पेसिफाई कर रखे होंगे कि हाँ कि इसी अकाउंट में पेमेंट आएगी। तो देखिए मेरे कहने मतलब क्या है, अब एक जो यूज़र है वो अपने हर अकाउंट में पेमेंट नहीं ले सकता, सिर्फ उसी अकाउंट में वो पेमेंट ले सकता है जो कि उसके ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है, जो कि उसके ट्रेडिंग अकाउंट से अटैच हो, ठीक है, सिर्फ उसी में अपनी वो पेमेंट ले सकता है। ज़रूर ऐसा थोड़ा ना कि वो जब भी उसको पेमेंट चाहिए तो वो किसी भी अकाउंट में ले रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है। और यहाँ पे जो सेटलमेंट प्रोसेस होगी वो, ठीक है, वो T+1 बेसिस पर होगी, वो वहाँ पर सेटल होगी। तो देखिए T+2 पे क्या होता है कि पूरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, तो T+1 पे क्या होगा, जो भी उनके फंड्स वगैरह होंगे, ठीक है, जो आने होंगे वो हमारा यहाँ पर वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है पे आउट ऑफ फंड्स की। पे आउट ऑफ फंड्स फॉर redemption transaction shall be directly made to the investor from the registrars and transfer agents for both physical mode as well as demat mode। यानी देखिए जो भी फंड वगैरह उनको ट्रांसफ़र किए जाने हैं, सपोज दैट हो सकता है कि मैंने जो यूनिट से मैंने बेचे हैं, यानी कि उनको मैंने क्या कर दिया, उनको मैंने कर दिया रिडीम, तो सिंपल सी बात है मुझे पेमेंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पेमेंट वगैरह होगी, ठीक है, जो भी दी जाएगी, शैल बी डायरेक्टली मेड टू द इन्वेस्टर्स, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टर को मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी, लेकिन रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स, ठीक है। अब वो चाहे वो फिजिकल मोड के थ्रू हो, चाहे वो डीमोट जो हमारा डीमेट मोड है वो उसके थ्रू हो। अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, अब जो सिक्योरिटीज़ हैं ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको वो डीमेट अकाउंट में मिले। हाँ, आजकल ये हो गया कि देखिए आप जो भी शेयर बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट बाय करते हैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, वो आपके डीमेट अकाउंट में आती है, बट फिजिकली भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो जो हमारा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली हमको वो जो यूनिट्स वगैरह हैं, जो स्टॉक वगैरह है, वो हमको वो दे देंगे मतलब, या फिर ले लेंगे, दोनों चीज़ें। सिक्योरिटीज़ सेटलमेंट कैन बी डन ईदर थ्रू द RTA और थ्रू द डिपॉजिटरी। यानी हो सकता है कि जो सेटलमेंट है वो RTA के साथ ना हो, मतलब ITA ना करवाए। ITA का मतलब क्या है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट ना करवाए, हो सकता है वो डायरेक्ट हमारा जो डिपॉजिटरी वो करवाए। तो डिपॉजिटरी इंडिया में कौन कौन सी हैं, CDSL और NSDL, तो हो सकता है उनके थ्रू हो। The corporate manager of the stockbroker is the user placed at the highest level. Such a user can perform all offer-related activities and receive the reports for all branches of the trading member. Additionally, the corporate manager can define the offer value limits for the branches and individual dealers of his firm. The corporate manager can modify his own offer or offers for all dealers and branch managers of his trading member firm. जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो कौन है, तो कॉर्पोरेट मैनेजर में समझ लीजिए एक तरीके से एक हाईएस्ट लेवल पर वो बैठा हुआ है, मतलब एक टॉप लेवल पर बैठा हुआ है। तो वो उसके पास ना जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, वो एक लिमिट सेट कर सकता है कि एक ब्रांच जो है वो कितने ऑर्डर प्लेस कर सकती है, वो भी कितनी वैल्यू की हो सकता है, वो पर डे के हिसाब से वो डिसाइड कर दे। और वो सारे जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो चेक कर सकता है। और कौन कौन से ऑर्डर हो सकता है कि वो क्या करे कि कुछ ऑर्डर को बोल दे कि नहीं ये ऑर्डर प्लेस नहीं होना चाहिए, तो उसको वो मना भी कर सकता है, ठीक है।
तो ये सारे जो काम है वो किसके अंडर में आते हैं, वो जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो उसके हाथ में आते हैं। बट अगर दूसरी तरफ अगर देखें एक डीलर, तो डीलर कौन है, ये समझ लीजिए एक पर्सन है, मतलब तो उसको ऐसे समझिए, ये हो गई आपकी ब्रांच, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच में ना डीलर होंगे, हर ब्रांच में कौन होंगे, डीलर होंगे। तो इन सबको कौन देख रहा है, इन सबको देख रहा है कॉर्पोरेट मैनेजर। तो जो डीलर हैं, ठीक है, उनके पास आते हैं ऑर्डर्स, उनके पास ऑर्डर्स आते हैं, बट उनके पास सबके थोड़ी ना आएंगे। तो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर ये ब्रांच ए है, तो ब्रांच ए में एक डीलर होगा, तो जो डीलर ब्रांच ए में है, क्या वो सारी ब्रांचेस के जो ऑर्डर्स हैं क्या वो देख सकता है, नहीं। और क्या वो सारी ब्रांचेस की जो ऑर्डर है क्या वो कैंसिल कर सकता है, नहीं। जो सिर्फ ऑर्डर्स उसके पास आए, ठीक है, सिर्फ उसी को वो मॉडिफाई वगैरह वो कर सकता है बस, ठीक है। तो डीलर का यहाँ पे काम ये है, मतलब डीलर क्या है, एक समझ लीजिए वो सबसे लो लेवल पे वो काम कर रहा है, उसके थ्रू ही क्या होते हैं ऑर्डर्स वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर उसके बाद जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो वो रिपोर्ट्स वगैरह देता है कि हाँ कि किस पर्टिकुलर ब्रांच से कितने कितने अमाउंट के जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस हुए हैं।